हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद फिर से लीगल अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 498 पर आए सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों के बारे में। 498 कैपिटल ए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि महिलाएं जब शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती हैं, वहां पर उनके पति या पति के रिश्तेदार उनके साथ क्रूरता से पेश आते हैं, उनके साथ फिजिकल क्रूअल्टी करते हैं या मेंटल क्रूअल्टी करते हैं, तो उससे रखरखाव के लिए, उससे बचाव के लिए ऐसा कानून समाज में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा बदतर व्यवहार भी किया जाता है, उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। राइट, तो बहुत जरूरी था इस तरह का कानून लेकर आना। लेकिन इसके दूसरा भी पहलू है। वो पहलू ये है कि महिला जब शादी करके जाती है और फिर हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में अनबन हो जाती है या इन लॉज के साथ अनबन हो जाती है, तो वो इसी कानून का मिस यूज करती है। और इस तरह के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी इस बात को बार बार एक्नॉलेज किया है कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो इस कानून का मिस यूज कर रही हैं। लेकिन उस एक्नॉलेजमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ खास इसमें चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ नए गाइडलाइन सेक्शन 498 कैपिटल ए को लेकर दिए गए हैं। मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूं कि 498 कैपिटल ए, हम इंडियन पीनल कोड की बात कर रहे हैं, जो लॉ अब एग्जिस्ट नहीं करता है फ्यूचर वाले केसेस के लिए। पास्ट केसेस के लिए अभी भी 498 कैपिटल ए ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट नए केसेस के लिए भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 यहाँ पर लागू हो जाएगा। बट दोनों ही जो प्रावधान है, जो दोनों ही प्रोविजंस हैं, दोनों ही सेक्शंस सेम ही कानून की बात करते हैं, कुछ नया इसमें चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, अब ये जो जजमेंट आई है, ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है 498 कैपिटल लेके केसेस को डील करने को लेकर, कि किस तरह से आगे फ्यूचर में जो 498 कैपिटल लेके केसेस हैं उनको कैसे डील किया जाएगा। तो बेसिकली वीडियो में आगे जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इस केस की कहानी क्या है। देखिए, साल 2015 के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद कुछ समय साथ में रहते हैं, मतलब लड़की जो है वो ससुराल में चली जाती है, वहाँ पे इन लॉज भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, फिर इनकी बेटी हो जाती है। और एक और चीज़, जो ये लेडी है, मतलब जो वाइफ है इस रिश्ते के अंदर, वो एक IPS ऑफिसर है। और फिर 2018 के अंदर इनके जो अनबन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो वाइफ है वो घर छोड़कर चली जाती हैं और अपने हस्बैंड के खिलाफ और इन लॉज के खिलाफ बहुत सारी धाराओं के तहत क्रिमिनल केसेस फाइल कर देती हैं। राइट, उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पावर का मिस यूज करके काफी सारे केसेस उनके ऊपर लॉन्च करने में पुलिस की उनको एक तरह से पुलिस की सहायता उनको मिली है। राइट, अब इस केस के अंदर मतलब ये जो कहानी है, इसमें जो हस्बैंड है उन्होंने भी वाइफ के अगेंस्ट केसेस फाइल किए हैं। तो दोनों की ही शादी इस कदर खराब हो जाती है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस उनके बीच में चल रहे होते हैं। करते करते मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है और उसके बाद पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। अब उन्हीं गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया है। ये जो दिशा निर्देश हैं, ये दिशा निर्देश हाईकोर्ट के हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से अपनी सहमति दे दी है। और अब ये 498 कैपिटल ए के केसेस को डील करने के लिए एक नया रास्ता बना रहे हैं। क्या है इस केस का नाम, केस की डिटेल्स, उसको डिस्कस करते हैं, गाइडलाइंस को समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या नई गाइडलाइंस है। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो लॉज हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज का पोर्शन और जीके का पोर्शन भी कवर हो जाता है। सब कुछ आपको मिलता है और यहाँ पर आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बैच की क्लासेस तक आप सीमित रह जाते हैं। आप किसी भी बैच में किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास लगा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये आप दो तरह से ले सकते हैं, एक प्लस का है, एक आइकॉनिक का है। आइकॉनिक में आपको अलग से बुक्स भी मिलती हैं, प्लस में आपको सिर्फ क्लासेस अटेंड करने को मिलती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब चीजें भी आपको दोनों में ही मिलती हैं। राइट, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 2 साल के लिए और 3 साल के लिए मिलेगा। मतलब ये सब्सक्रिप्शन जनरली 1 साल का और 2 साल का है, बट उसमें क्योंकि ऑफर
चल रहा है, तो ऑफर की वजह से हर सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 साल एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है, राइट। प्लस आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इफेक्टिवली ये डिस्काउंट और सब कुछ मिलाकर प्लस का 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 28,500 में मिलेगा, 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 35,000 में, आइकॉनिक का 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 36,500 में, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 43,000 में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ऑफर जो है ये आपका 26 जुलाई तक वैलिड है, यानी आज तक ये 26 जुलाई तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कोड याद रखना होगा, बिना कोड के आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। कोड आपका स्पेशल डिस्काउंट कोड निशा लांबा, ये आप याद रख सकते हैं। मेरा पूरा नाम है NISHALAMBA, बिना स्पेस के आपको टाइप करना है और इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अब तक कनेक्ट नहीं हुए हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर मेरा चैनल आपको मिल जाएगा निशा_लांबा 1511 के नाम से, यहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। केस का नाम देख लीजिए, केस का टाइटल है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें मैंने साइटेशन भी डाल दी है। बेंच जो है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एंड जस्टिस AG मसी की है। और जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर फैक्ट्स तो बता ही दिए थे। अब इस केस में क्योंकि क्रिमिनल लिटिगेशन थी, तो क्रिमिनल लिटिगेशन की वजह से अरेस्ट भी हुए हैं, और अरेस्ट इस केस में जो हस्बैंड है उनको अरेस्ट किया गया मतलब उनको अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया 109 डेज के लिए, और उनके जो फादर हैं मतलब महिला के ससुर, उनको अरेस्ट करके रखा गया 103 दिन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि देखिए अब हम सिचुएशन को पलट तो सकते नहीं हैं, इसमें किसी भी तरह से कंपनसेट भी नहीं कर सकते हैं। महिला ने इस सेक्शन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और इसकी वजह से उनके हस्बैंड और ससुर को हरासमेंट हुई है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने महिला को यह ऑर्डर दिया कि आपको एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी इशू करनी है, और ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपको 3 दिन के अंदर अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश करवानी है। नेशनल हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको ये पब्लिश करनी है, जिसके अंदर आप अनकंडीशनल माफी इनसे मांगेंगे, परिवार से माफी मांगेंगे, और साथ ही आप उसके अंदर ना सिर्फ इतना बल्कि उसके अंदर पूरा फॉर्मेट दिया गया है। प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या क्या चीजें आपकी माफी के अंदर होनी चाहिए, राइट। कि किस तरह से मनमुटाव होने की वजह से केसेस फाइल किए गए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पछतावा है और आप ये केसेस अब आप वापस तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप माफी मांगती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रेपुटेशन का लॉस एक परिवार को झेलना पड़ता है जब कोई जेल में जाता है। तो इस वजह से एटलीस्ट एक मॉरल रिड्रेस तो हो सकता है, और कुछ ना सही तो इतना तो किया जा सकता है, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि अगर लड़की के ससुराल वाले उसके खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी एविडेंस नहीं होगी। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपॉलॉजी दे चुकी हो तो ये तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अगर वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब कि हमारे खिलाफ झूठा केस फाइल किया था इसलिए अब हम इसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी एविडेंस की तरह नहीं काम में आएगी। अगर हाँ उनके पास और कोई दूसरे सबूत हैं जिससे वो ये प्रूव कर सकें कि उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है, तो फिर उस केस में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस महिला के खिलाफ फाइल किया जा सकता है और उसको लड़ा जा सकता है। लेकिन अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, राइट। तो ये तो इस केस में इस पर्टिकुलर केस के अंदर चीजें हुई, मतलब वो केसेस क्वॉश कर दिए गए और ट्रांसफर पिटिशन वगैरह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऑर्डर दिया। लेकिन कुछ दिशा निर्देश भी इस केस में दिए गए। देखो इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू कर दिए थे सेक्शन 498 कैपिटल ए को लेकर। अब वही गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वैलिडेट किया है, दोबारा से एंडोर्स किया है। क्या वो गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि 498 कैपिटल ए के अंदर अब से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कौन कौन से केसेस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वो चीज हमको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, गाइडलाइंस के अंदर जाने से पहले आपको एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड और दे दूं कि ये जजमेंट जो है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है। उसके अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट इस तरह की गाइडलाइंस दे चुका है, लेकिन वही उन गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने
स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ये बोलकर कि सुप्रीम कोर्ट जो लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाने का, वो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया है तो वो कानून ज्यों का त्यों लागू किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकता है। वो बदलाव करने की जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और इस वजह से जो ये राजेश शर्मा में गाइडलाइंस दी गई थी, उन गाइडलाइंस को सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के जजमेंट से हटा दी गई थी, राइट। लेकिन अब फिर से जो ये जजमेंट आया है, इस जजमेंट के आने से जो जजमेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस जजमेंट के आने से ये जो पुरानी गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी 2018 में, वो एक तरह से उन गाइडलाइंस को वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया है, राइट। अब पहली गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि अगर 498 कैपिटल ए के केस में कंप्लेंट या एफआईआर फाइल होती है तो उस केस के अंदर 2 महीने तक पुलिस जो है कोई अरेस्ट नहीं करेगी। ये जो 2 महीने का पीरियड है, ये एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। इस दौरान कोशिश की जाएगी कि जो पार्टीज आपस में जिनके मतभेद हैं, जिनके इश्यूज हैं, उनको मीडिएशन करके, कंसिलिएशन करके उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाए, आपस में ही सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद 2 महीने के बाद एक्शन लिया जाएगा। और जो एक कंसिलिएशन होगा, मीडिएशन होगा, ये मीडिएशन कौन करेगा? फैमिली वेलफेयर कमेटी। अब ये फैमिली वेलफेयर कमेटी क्या है? फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का ऑर्डर दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी। और अगर मतलब एटलीस्ट एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, बड़ा एरिया है, तो वहां पर एक से ज्यादा फैमिली वेलफेयर कमेटी भी हो सकती है बेस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और ये फैमिली वेलफेयर कमेटी फॉर्म की जाएगी अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इसके अंदर एटलीस्ट 3 मेंबर होंगे। 3 मेंबर कौन कौन होंगे? अब यंग मीडिएटर्स भी हो सकते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीडिएशन का काम करते हैं। यंग लॉयर्स भी हो सकते हैं जिनके पास 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है। लॉ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो कि लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, मतलब 5th ईयर के अंदर हैं, और उसमें भी जो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है जो कि काफी एकेडमिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इस कमेटी का पार्ट बन सकते हैं। जिनका मतलब पब्लिक सर्विस की तरफ रुझान है, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड सोशल वर्कर्स भी इसमें हो सकते हैं मेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो विलिंग हैं इस तरह से सर्विस करने के लिए, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। और साथ में जो जुडिशियल ऑफिसर्स की सीनियर ऑफिसर्स की एजुकेटेड वाइफ्स हैं, वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। ठीक, अब एक और चीज, ये जो मेंबर्स हैं इनको एज विटनेसेस केस के अंदर नहीं बुलाया जा सकता है। मतलब ये मीडिएशन का काम जरूर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनको एज विटनेसेस बुलाया जाएगा, यानी कि तुम कोर्ट में आओ और इनके खिलाफ आकर गवाही दो। नहीं, मीडिएशन का काम कर रहे हैं। मीडिएशन में जो भी चीजें हैं वो वहीं तक हैं, और उसकी गवाही देने के लिए इन मीडिएटर्स को नहीं बुलाया जा सकता है कोर्ट में। और साथ ही ये जो काम करेंगे ये प्रो बोनो मतलब एक तरह से आप सर्विस कर रहे हैं, आपको उसके लिए पे नहीं किया जाएगा, या फिर नॉमिनल आपको ऑनरेरियम की तरह मतलब कुछ आपको अमाउंट दे दिया जाएगा, बट ये एक तरह से पब्लिक सर्विस है। तो इसमें ये पैसे के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए। और साथ ही इनको एटलीस्ट 1 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी मीडिएशन को लेकर, राइट। इसके बाद अब ये फंक्शनिंग कैसे होगी? अब इसके अंदर ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। अब आपको लगेगा 498 कैपिटल ए जो है वो एक क्रिमिनल मैटर है, उसके अंदर मीडिएशन हो रहा है, राइट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया है कि जो केसेस जहां पर 10 साल से कम की सजा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी हस्बैंड ने वाइफ को जान से मारने की कोशिश की, राइट, अब उसमें वो 2 महीने तक अरेस्ट भी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर है या मर्डर है या फिर उसके अलावा कोई और संगीन अपराध इन्वॉल्व है जहां पर सजा 10 साल से ज्यादा की होगी, तो उन केसेस में ये गाइडलाइंस काम नहीं आएंगी। सिर्फ उन केसेस में जहां पर बाकी के सेक्शंस अगर लग भी रहे हैं और सजा जो है वो 10 साल से कम की है, वहां पर ये गाइडलाइंस काम आ सकती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं, राइट। अगर मान लो मौका वारदात आपके सामने ऑफेंस हो रहा है, आपको पता है कि ये असली में क्रूअल्टी हो रही है, तो वहां पर ये गाइडलाइंस बचाएंगी नहीं एक्यूज्ड को। ये गाइडलाइंस सिर्फ उन केसेस में है जहां पर लग रहा है कि हाँ मतलब फॉल्स केसेस कर रही हैं महिलाएं, राइट। तो फॉल्स केसेस से हस्बैंड और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है, तो उसके लिए ये गाइडलाइंस है, राइट। अच्छा, ये अब कैसे फंक्शन करेगी ये जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है?
तो ये पार्टीज को अपने सामने बुलाएगी, एफआईआर फाइल हो गई। एफआईआर फाइल करने के बाद पुलिस अपना काम कर सकती है, लेकिन अरेस्ट और एक्शन कुछ नहीं लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो पार्टीज हैं उनको बुलाया जाएगा। पार्टीज के साथ साथ जो परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। मैक्सिमम 4 लोग बुलाए जा सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं दोनों साइड्स के, मैक्सिमम 4 लोग बुलाए जा सकते हैं। उनको बुलाकर पार्टीज में आपस में बातचीत की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि इनके जो मतभेद हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपस में ही सॉल्व हो जाएं, और आपस में सॉल्व होने के बाद इनके बीच में एक सेटलमेंट हो जाए, राइट। और वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी FWC, और उस रिपोर्ट को फिर पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट दोनों ही उस रिपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अपना ओपिनियन भी उस रिपोर्ट में देंगे, राइट। पुलिस ऑफिसर का एज आई टोल्ड यू क्या काम है इस दौरान कोई जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करनी है, मेडिकल वगैरह कराने हैं, वो सब पुलिस ऑफिसर करवाएगी, बस अरेस्ट नहीं करेगी। जो पुलिस है वो 2 महीने तक अरेस्ट नहीं करेगी, बाकी सारी प्रोसीडिंग्स जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू कर सकती है। और कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद क्या होगा, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट हैं, वो CRPC के तहत, यानी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो भी उनको वैलिड एक्शन लेना है, वो वैलिड एक्शन, लीगल एक्शन वो ले सकते हैं। और जो सेटलमेंट अगर आती है, तो सेटलमेंट मान लो आपस में इनकी जो मीडिएशन हुई और केस सेटल हो गया, तो केस सेटल होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं वो अकॉर्डिंगली केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। कैसा लगा आपको ये जजमेंट? क्या आपको लगता है कि गाइडलाइन सही है? क्या और भी कुछ किया जाना चाहिए पुरुषों को और उनके परिवार वालों को 498 कैपिटल ए के मिसयूज से बचाने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आपको आगे बता दूं कि अगर प्लस और आइकॉनिक के अलावा एक 3rd सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक प्रो की, जिसमें आपको कुछ और एडिशनल चीजें मिल रही है। कंप्लीट करियर गाइडेंस मिलती है आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, आपके जो फेवरेट एजुकेटर हैं वो आपको मेंटोर करते हैं। उसके अलावा आपके स्पेशल सेशंस होते हैं, जैसे कि डाउट सॉल्विंग, नोट्स मेकिंग और स्ट्रैटेजी मेकिंग वगैरह, राइट। तो आप आइकॉनिक प्रो भी खरीद सकते हैं अगर आपको एडेड एडवांटेजेस चाहिए तो। उसके अलावा आपको अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है फॉर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो आप इसमें 1 रुपए के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी जुडिशरी की ऐप पर जा सकते हैं और वहां पर इसके बारे में और डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। जज्बा बैच जो है वो हर स्टेट के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और आप एजुकेटर्स देख सकते हैं। ये एजुकेटर्स आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।